हेलो दोस्तों, आपका टेककॉम बाय रत्नेश यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज हम ओ लेवल का जो सेकंड पेपर होता है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग, उसमें जो अभी जुलाई में 11 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, उसका हमने आपका एमसीक्यू लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और आपके एग्जाम में चार चांद लगा देगा। ऐसा सारा क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आया हुआ है और हमने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। दोस्तों, वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर भी करना है अपने दोस्तों के पास। दोस्तों, आओ क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट HTML के लिए HTML के लिए क्या सही है। बताइए दोस्तों, यहाँ पूछा हुआ है कि HTML के लिए क्या सही है। दोस्तों बताइए कि HTML के लिए क्या सत्य होगा। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, इसका उपयोग स्टैटिक वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, इसका उपयोग डायनामिक वेब पेजों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है A+B। थर्ड ऑप्शन दिया हुआ हमें इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही होगा। दोस्तों, HTML का जो यूज होता है वो तो आपको पता है कि HTML का यूज वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, बट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इसका यूज आपका स्टैटिक के लिए होता है कि डायनेमिक के लिए होता है कि दोनों के लिए होता है। तो इसका यूज जो है स्टैटिक के लिए होता है। स्टैटिक वेब पेज को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, डायनेमिक वेब पेज डिजाइन करने के लिए नहीं किया जाता है। दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि HTML की स्टार्ट कहाँ से हुआ था, किस सन में ये आया था, उसके बाद आपका सेकंड वर्जन किस सन में आया था, थर्ड वर्जन किस सन में आया था, और अभी कौन सा वर्जन चल रहा है। दोस्तों, तो पता होना चाहिए दोस्तों कि HTML1 जो है 1993 में आया था और HTML जो आपका सेकंड वर्जन है दोस्तों वो आपका 95 में आया था। और दोस्तों, उसके बाद HTML3 जो है 97 में भी आया था। और दोस्तों, HTML4 में भी जो 97 में आया था, कुछ महीने के गैप था, उसके बाद HTML4 आ गया था। इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, जो प्रेजेंट टाइम में अभी HTML चल रहा है, HTML5 चल रहा है और वो जो कब आया था वो 2014 में आया था। दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों, आपको पता है कि HTML की खोज कब हुआ था, 1989 में हुआ था दोस्तों। और कौन किया था दोस्तों, ये चीज आपको पता है, टिम बर्नर्स ली ने किया था। और कब किया था दोस्तों, 1989 में किया था। ये चीज आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हुआ था दोस्तों। तो एक आपका इंस्टीट्यूट था, CERN इंस्टीट्यूट था दोस्तों, स्विट्जरलैंड का इंस्टीट्यूट है। वहीं पे क्या हुआ था दोस्तों, ये डेवलप हुआ था। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, पता होना चाहिए कि आप जानते हो दोस्तों कि HTML का जो आपका स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसा होता है। सबसे पहले लिखते हैं DOC टाइप। दोस्तों, DOC टाइप क्या होता है, हमें वर्जन को बताता है कि हम कौन सा वर्जन में अपना HTML कोड कर रहे हैं। तो दोस्तों, टाइप HTML5 का जो है आपका ये बताता है, वर्जन बताता है दोस्तों। उसके बाद हम लिखते हैं HTML, जो HTML रूट एलिमेंट जहाँ से कोडिंग करना स्टार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों आपका हेड होता है, यूज टू कंटेंट पेज HTML मेटा डाटा, इसके अंदर हम लिखते हैं। इसके अंदर टाइटल होता है। उसके बाद दोस्तों बॉडी होता है। दोस्तों, बॉडी के अंदर क्या होता है, आपका जो भी हेडिंग वगैरह आपको देना होता है वो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये HTML का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपका हम HTML लिखते हैं जो बताता है कि हम कौन सा HTML यूज कर रहे हैं। उसके बाद HTML रूट एलिमेंट होता है। उसके बाद आपका हेड होता है, हेड को मेटा डाटा भी बोल सकते हैं।
उसके बाद आपका टाइटल होता है, उसके बाद बॉडी होता है। दोस्तों आपको ये चीज पता होना चाहिए, HTML के बारे में इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, वेब पेज के लिए कोडिंग करते समय HTML में टैग्स का उचित क्रम क्या होता है? बताइए दोस्तों, जब हम HTML की कोडिंग करते हैं, HTML का जब हम कोड करते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या, बताइए दोस्तों। क्या HTML होता है, फिर टाइटल होता है, या बॉडी होता है, या हेड होता है, या आपको सेकंड ऑप्शन दिया है हेड है, क्या टाइटल की HTML है, फिर टाइटल है, फिर बॉडी है। बताइए दोस्तों, क्या HTML है, फिर आपका हेड है, फिर टाइटल है, फिर बॉडी है। बताइए दोस्तों, तो क्या क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले आपको पता है दोस्तों, HTML फोर्थ में दिया हुआ HTML हेड है, बॉडी है, टाइटल है। बताइए दोस्तों, क्या सीक्वेंस होता है टैग्स का? दोस्तों पता आपको कि HTML होता है, उसके बाद आपका हेड होता है, उसके बाद आपका टाइटल होता है, उसके बाद आपका बॉडी होता है। ये चीज आपको पता है दोस्तों। इसका सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है, सबसे पहले आपका HTML होगा, उसके बाद आपका हेड होता है, उसके बाद दोस्तों आपका टाइटल होता है, उसके बाद आपका क्या होता है दोस्तों, बॉडी होता है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको लगता है कि वेरिएबल का मान बदला जा सकता है तो कौन सा कीवर्ड उपयोग किया जाता है? बताइए दोस्तों, जब हम वेरिएबल लेते हैं, आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा, फिर आपने पाइथन वगैरह पढ़ा होगा, आपने IoT पढ़ा होगा दोस्तों, उसमें हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं दोस्तों। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल वगैरह लिया जाता है, कोई नंबर आपको स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल लेते हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि वेरिएबल हम ऐसा वेरिएबल लें जो बाद में चेंजिंग कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा कीवर्ड होता है कि जिसका यूज हम जो वेरिएबल लेने के लिए करते भी हैं, बट वो चेंज भी हो सकता है, वेरिएबल हम चेंज भी कर सकते हैं दोस्तों। क्या इसमें आपको वर होता है, या कांस्टेंस होता है, या कांस्टेंट होता है, या लेट होता है, या नथिंग होता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों आपको पता है, कांस्टेंट जब हम लिख देते हैं तो वो आपका वेरिएबल फिक्स होता आता है, वो आपका वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते। और नथिंग का कोई मतलब ही नहीं है दोस्तों, डी ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है। कांस्टेंट दोस्तों आपका होगा नहीं, और दोस्तों वर लिया नहीं जाता है दोस्तों। तो आपका जो लेट है दोस्तों, लेट का यूज किया जाता है, लेट लेट डाटा टाइप का यूज किया जाता है वेरिएबल लेने के लिए। और हम इसमें जो वेरिएबल चेंजिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, ये चीज आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, लेट का उपयोग ऐसे वेरिएबल को घोषित करने के लिए किया जाता है जिसका मान बाद में बदला जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो लेट जो आपका डाटा टाइप होता है, ये ऐसे वेरिएबल के लिए लिया जाता है कि जिसका हम जो वैल्यू है उसे बाद में हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, ये पता होना चाहिए। और दोस्तों कांस्टेंट का मान क्या बदल नहीं सकता, क्योंकि दोस्तों कांस्टेंट लगाने के बाद वो वैल्यू फिक्स हो जाती है, ये चीज आपको पता है दोस्तों। वर भी मान बदलने के लिए भी अनुमति देता है दोस्तों। आपका वर जो होता है वेरिएबल, जो आपका वर कीवर्ड होता है, इसका भी हम इससे भी लेकर इसके मान को चेंजिंग कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट, जो मॉडर्न अभी जावा स्क्रिप्ट चल रहा है, उसमें लेट का उपयोग ज्यादा आजकल होता है, और थोड़ा सा ये आपका सिक्योरिटी भी देता है। ठीक है, जैसे दोस्तों आपने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपने देखो लेट यहाँ पे डाटा टाइप यूज किया है, आपने वेरिएबल नेम आपने एज ले लिया, और दोस्तों आपने वेरिएबल नेम 20 लिया। दोस्तों देख रहे हैं आप, बाद में एज में क्या कर दिया आपने, पहले एज में आपने 20 दिया था और बाद में दोबारा आपने 21 दे दिया है दोस्तों। यही होता है वैल्यू कैन बी चेंज दोस्तों, यही होता है आपका वैल्यू को बाद में हम चेंजिंग भी कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। वर का भी यूज हम कर सकते हैं कि ऐसे वेरिएबल लेने के लिए जो बाद में चेंजिंग हो सकता है, बट इतना पता होना चाहिए कि आपको प्रेजेंट टाइम में वो आपका जो मॉडर्न जावा स्क्रिप्ट आया है उसमें क्या होता है, उसमें आपका लेट का यूज किया जाता है दोस्तों। आपका आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, CSS में आपकी सामग्री कंटेंट की दो पंक्तियां के बीच का अंतर किस प्रॉपर्टी द्वारा निर्धारित किया जाता है? बताइए दोस्तों। इन CSS the difference between two line of your content
इज सेट बाय। बताइए दोस्तों कि जब हम आपका सीएसएस का कोडिंग करते हैं, जब हम सीएसएस का कोड करते हैं तो दो लाइन के बीच में, दो पंक्ति के बीच में, दो रो के बीच में हमें जो है स्पेस चाहिए होता है। हमें स्पेस देने के लिए कौन सा प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं बताइए दोस्तों। क्या उसमें पहला मिन हाइट प्रॉपर्टीज यूज किया जाता है, या लाइन हाइट प्रॉपर्टीज यूज किया जाता है, या मैक्सिमम हाइट प्रॉपर्टीज यूज किया जाता है बताइए दोस्तों। दोस्तों इसमें पूछा हुआ है कि दो लाइन के बीच में हमें जब स्पेस देना होता है तो कौन सा प्रॉपर्टीज का यूज होता है दोस्तों। इसमें जो बी ऑप्शन होता है दोस्तों, लाइन हाइट प्रॉपर्टीज का हम यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पूछा हुआ है कि दो दो रो के बीच में, दो लाइन के बीच में हमें स्पेस देने के लिए कौन सा प्रॉपर्टीज होता है दोस्तों। तो जो आपका बी ऑप्शन है, हाइट हाइट लाइन प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसमें जैसे हमने बताया हुआ है, लाइन हाइट प्रॉपर्टीज टेक्स्ट की दो लाइनों के बीच की दूरी लाइन स्पेस को निर्धारित करने के लिए करता है। ठीक है दोस्तों। तो लाइन जो आपका लाइन हाइट प्रॉपर्टीज होता है, दो लाइनों के बीच में लाइन स्पेस को कंट्रोल करता है, इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे कि हमें लाइन, देखो हमें क्या, मान लीजिए हमने पैराग्राफ लिया होगा और पैराग्राफ में हमें क्या देना है, लाइन के दो बीच में, पैराग्राफ के बीच में क्या देना है, हमें वहां पे स्पेस देना है दोस्तों। तो हम लिखेंगे लाइन हाइट लिखकर, और हमें जितना हाइट करना होगा 1.8 करना होगा तो उससे हम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। ऊपर दिए गए उदाहरणों में पैराग्राफ की लाइनों के बीच दूरी आपको दिखाई गई है दोस्तों। दोस्तों मिन हाइट के लिए क्या होता है, किसी किसी एलिमेंट की न्यूनतम ऊंचाई निर्धारित करने के लिए इसका यूज किया जाता है। मिनिमम हाइट को देने के लिए करते हो, मैक्सिमम लाइन के लिए इसका यूज होता है दोस्तों। और आपको पता है लाइन हाइट के लिए हम इसे यूज करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन दिया जैसे दोस्तों इसमें आपको दिया हुआ है कि ऊपर की कोड लाइन में हैज, बताइए दोस्तों हैज जो इसमें लिखा हुआ है, ये जो आपका सीएसएस का ये जो आपका कोडिंग यहाँ पे दिया गया है, जो आपका कोड यहाँ पे लिया गया हुआ है, स्टाइल है, माई हेडर है, बैकग्राउंड वगैरह यहाँ पे लिया है दोस्तों। इसमें जो आपका ये हैज लगा हुआ है, हैज क्या बता रहा है बताइए दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ है द हैज इन द एबव लाइन ऑफ कोड रिप्रेजेंट। बताइए दोस्तों इस कोड में ये जो हैज क्या बता रहा है दोस्तों। दोस्तों ये आपका आईडी टैग बता है दोस्तों, कि आपको पता है दोस्तों कि टैग कई टाइप्स के होते हैं। आपने सीएसएस पढ़ा होगा कि हमें स्टाइल देने के लिए कई सारे आपके टैग्स होते हैं, तो उसे हम यूज कर सकते हैं। जैसे दोस्तों पता आपको क्लास नेम होता है, क्लास नेम के थ्रू हम स्टाइल दे सकते हैं। यूनिवर्सल टैग होता है, तो ऐसा देने में सभी में आपको जो है स्टाइल अप्लाई हो जाता है, इसके बारे में आपको पता होगा। और आप हॉरिजॉन्टल फ्रेम के बारे में भी आप लोग जानते होंगे दोस्तों यहाँ पे जो ये आईडी टैग होता है दोस्तों, आईडी टैग में हम हैज का यूज करके हम स्टाइल को देते हैं। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों यहाँ बताया हुआ है कि सीएसएस में हैश सिंबल का उपयोग आईडी सिलेक्टर को दर्शाने के लिए किया जाता है, इतना दोस्तों पता होना चाहिए। जैसे दोस्तों आपको ये आपने हेडिंग दे दिया, और आपने हेडिंग दे दिया, और ये आपने हेडिंग में क्या दे दिया, आपने ये एलिमेंट दे दिया, और आपने ये आईडी बना लिया इसमें, और ये आपका ये आईडी नेम है दोस्तों। तो आपको माई हेडर में आपको स्टाइल देने के लिए क्या लिखोगे दोस्तों, हैज माई हेडर लिखकर क्या दोगे, इसमें आपको जो भी स्टाइल देना है आप दे सकते समय। हमें कलर देना है, हमने कलर यहाँ पे दे दिया। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आपने सीएसएस में इससे पढ़ा होगा, इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। जब हैज सिंबल दिया जाता है दोस्तों, तो वहाँ पे कौन सिलेक्टर होता है, आईडी सिलेक्टर होता है। इसके बारे में पता होना चाहिए कि दोस्तों जब हम हैज देते हैं तो वहाँ पे क्या सिलेक्टर होता है, वहाँ पे आपका वाला जो है आईडी सिलेक्टर होता है दोस्तों। और दोस्तों जहाँ पे आपका ये पॉइंट वाला होता है दोस्तों, वहाँ क्लास सिलेक्टर दिया जाता है, पता होना चाहिए। क्लास सिलेक्टर के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं दोस्तों। और आपका जहाँ स्टार सिंबल आपको देखने के मिलो दोस्तों, आपका यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, इतना आपको जानकारी होना चाहिए दोस्तों।
इसीलिए माई हेडर का अर्थ है कि यह स्टाइल उस HTML लागू होगा जिसका क्या होगा दोस्तों, जिसका आईडी माई हेडर होगा। दोस्तों ये जो हेडर जो आपका ये हेडिंग है, इसमें क्या होगा दोस्तों, ये वाला स्टाइल जो उन्होंने दिया हुआ ये आपका अप्लाई हो जाएगा दोस्तों। इतना ये आपको होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वर्ल्ड वाइड वेब का क्या होता है। बताइए दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। इसके बारे में दोस्तों आपने बार बार सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा दोस्तों। ओ लेवल के सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में भी आपको पढ़ा होगा, नेटवर्किंग में पढ़ाया जाता है दोस्तों। दोस्तों पहला इसमें दिया हुआ ऐसा सॉफ्टवेयर जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है दोस्तों, नियंत्रित करता है। इंटरनेट का दूसरा नाम होता है दोस्तों इंटरनेट पर उपलब्ध परस्पर जुड़े इंटरकनेक्टेड वेब पेजों की प्रणाली होता है। उपरोक्त सभी, बताइए दोस्तों क्या होता है दोस्तों, ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो इंटरनेट को कंट्रोल करता है। क्या क्या इंटरनेट का दूसरा नाम www होता है, या फिर इंटरनेट पर उपलब्ध परस्पर इंटरकनेक्टेड वेब पेजों का एक सिस्टम होता है, या फिर ऑल द अबव। बताइए दोस्तों क्या होता है, सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल द इंटरनेट एंड अदर नेम ऑफ फॉर द इंटरनेट सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस विच आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। बताइए दोस्तों इसमें क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन है इंटरनेट पर उपलब्ध जो है, जो सारा आपका वेब पेजेस होता है उसका मतलब उसको इंटरचेंज करता है। जब आप रिक्वेस्ट करते हो सर्वर से, तो जो आप सर्वर जो आपने रिक्वेस्ट किया होगा सर्वर से, सर्वर क्या करेगा, आपको जो भी आप रिक्वेस्ट किया होगा आपको रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके आपको क्या करेगा, रिस्पॉन्स देता है। दोस्तों www एक आपका इंटरनेट पे क्या होता है, इंटरकनेक्टेड आपका वेब पेजेस होता है। इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों जैसे कि यहाँ बताया गया हुआ है www वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट पर उपलब्ध आपस में जुड़े हुए वेब पेजों और वेबसाइटों का एक सिस्टम होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है इंटरनेट पे, क्या होता है आपस में जो भी आपका वेब पेजेस होता है उसका और आपका वेबसाइटों का एक सिस्टम होता है। www इंटरनेट एक ही चीज नहीं होती है, होता है, जबकि www कुछ नेटवर्क पर उपलब्ध वेब पेजों की सेवाएं देता है। पता होना चाहिए दोस्तों। पता दोस्तों www का आविष्कार कौन किया था, टिम बर्नर्स-ली ने किया था। आपको जानकारी है दोस्तों। इसका यूज क्या होता है, सिस्टम फॉर इंटरकनेक्टेड वेब पेजेस विच आर एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। इसके बारे में आपको दोस्तों नॉलेज होना चाहिए कि www कोई इंटरनेट नहीं है दोस्तों। ये क्या होता है, वेब पेजों का कलेक्शन होता है। और क्या होता है ये, जब कोई आप रिक्वेस्ट करते हैं, आप लिखते हो ना www.google.com दोस्तों, तो क्या होगा google.com जब आप लिखते हो तो .com आपका डोमेन नेम हो जाता है। www आपका वर्ल्ड वाइड वेब हो जाता है। जब गूगल आप लिखते हो तो गूगल जाता है, गूगल जो आपने गूगल रिक्वेस्ट किया है वो सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से क्या होगा आपके पास रिस्पांस आएगा। www ही काम करता है उसे ढूंढने के लिए, उसे जो है जो आपने रिक्वेस्ट किया होगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित HTML टैग का उपयोग इंटरनेट CSS घोषित करने के लिए किया जाता है। बताइए दोस्तों कौन सा टैग का उपयोग इंटरनल CSS घोषित करने के लिए देने के लिए किया। बताइए दोस्तों कौन सा टैग होता है जिसका यूज हम इंटरनल CSS देने के लिए करते हैं। HTML टैग यूज टू डिक्लेयर इंटरनल CSS। बताइए दोस्तों कौन सा ऐसा टैग है जिसका यूज हम इंटरनल CSS देने के लिए करते हैं। क्या वो स्टाइल टैग होता है, या फिर आपका हेड टैग होता है, या लिंक टैग होते हैं, या फिर आपका स्क्रिप्ट टैग होता है। बताइए दोस्तों कौन सा टैग होता है। दोस्तों ये जो आपका स्टाइल टैग होता है, स्टाइल टैग का यूज मतलब HTML के अंदर स्टाइल टैग का यूज इंटरनल CSS को डिक्लेयर करने के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे कि ये देखिए हमने आपको करके दिखाया हुआ, जैसे आपने HTML लिखा हुआ
आपने हेड लिखा हुआ है। उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों, आपने इंटरनल सीएसएस आपने यूज किया होगा दोस्तों। सीएसएस आपको पता है कि सीएसएस आपको 3 टाइप्स होता है दोस्तों। एक आपका इंटरनल होता है दोस्तों, एक क्या होता है दोस्तों आपका इंटरनल होता है, एक दोस्तों आपका एक्सटर्नल होता है। इंटरनल और एक आपका एक्सटर्नल होता है दोस्तों। और दोस्तों एक आपका इनलाइन सीएसएस होता है। कौन दोस्तों आपका होता है? एक आपका होता है इनलाइन सीएसएस होता है। इसके बारे में आपको पता होगा दोस्तों कि आपका सीएसएस हम अपने HTML के फाइल में 3 टाइप से सीएसएस ऐड कर सकते हैं। पहला इंटरनल दे सकते हैं, दूसरा एक्सटर्नल दे सकते हैं, दूसरा आपका इनलाइन सीएसएस दे सकते हैं। एक्सटर्नल क्या होता है? एक्सटर्नल किसी अदर पेज पर हम कोड करते हैं और कोड को फाइल को लिंक कर देते हैं अपने मेन वाले कॉपी से, वो आपको एक्सटर्नल हो जाएगा। इंटरनल में क्या होता है? हम HTML हेड के नीचे क्या करते हैं? स्टाइल लिख देते हैं और स्टाइल देकर हम अपने उसी पेज में जो है जो भी स्टाइल वगैरह देना होता है दे सकता है। दोस्तों लाइन सीएसएस क्या होता है? हमें जिस भी HTML टैग में HTML टैग के अंदर जो भी हुआ है हमें उसमें स्टाइल देना होता है दोस्तों, तो हम वहां पे इंटरनल इनलाइन सीएसएस का यूज करते हैं। इतना आपको दोस्तों नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। ये जो आपका जो इंटरनल सीएसएस देने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों? जो आपका स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग का यूज किया जाता है दोस्तों। स्टाइल टैग का यूज इंटरनल सीएसएस के लिए दिया जाता है दोस्तों। लिंक बताया दोस्तों, लिंक कर देंगे एक्सटर्नल सीएसएस के लिए दोस्तों। एक्सटर्नल सीएसएस का जो फाइल होता है उसे अपने HTML फाइल में लिंक करने के लिए हम लिंक टैग का यूज करते हैं दोस्तों। आपको पता है स्क्रिप्ट का यूज कहाँ होता है दोस्तों? जावा स्क्रिप्ट के लिए होता है। और हेड क्या होता है दोस्तों? पता है कि HTML का जो आपका मतलब जो HTML का आपका हेड सेक्शन होता है वो आपका हेड टैग होता है। इतना दोस्तों पता होना चाहिए। तो इंटरनल सीएसएस का तो HTML डॉक्यूमेंट के हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का उपयोग करके लिखा जाता है, पता है दोस्तों को। तो आपको CSS को HTML के हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग का यूज करके लिखा जाता है, इसको आपको पता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस प्रकार का वेरिएबल केवल उसी फंक्शन के भीतर दिखाई देता है जहां उसे परिभाषित किया जाता है। दोस्तों पता है दोस्तों आपका कि वेरिएबल 2 टाइप्स का होता है दोस्तों। एक आपका लोकल वेरिएबल होता है दोस्तों, एक आपका ग्लोबल वेरिएबल होता है दोस्तों। आपने पाइथन पढ़ा होगा तो पाइथन में आपको वेरिएबल पढ़ाया गया होगा और वेरिएबल में बताया गया होगा कि वेरिएबल 2 टाइप्स का होता है। एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक आपका लोकल वेरिएबल होता है। इसके बारे में आपको बताया गया होगा दोस्तों। ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया होगा कि जब हम फंक्शन के बाहर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और जो हम वेरिएबल फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं उसे हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कहीं भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। वो कैसा वेरिएबल होता है? ग्लोबल वेरिएबल होता है दोस्तों। और एक लोकल वेरिएबल क्या होता है दोस्तों? जो हम प्रोग्रामिंग करते टाइम फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और दोस्तों वो वेरिएबल का यूज सिर्फ वही फंक्शन के अंदर होगा जिस फंक्शन के अंदर आपने डिक्लेयर किया होगा दोस्तों, तो आपका लोकल वेरिएबल होता है। इसके बारे में दोस्तों आपको नॉलेज होना चाहिए कि वेरिएबल 2 टाइप्स का होता है, एक ग्लोबल वेरिएबल होता है, एक लोकल वेरिएबल। दोस्तों इसमें लिखा हुआ केवल उसी फंक्शन के नीचे हमें यूज करना है दोस्तों, तो ये आपका लोकल वेरिएबल होता है जो वही फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होगा जहां आपने डिक्लेयर किया होगा और इसे हम कहीं बाहर अदर लाइन में इसका यूज हम नहीं कर सकते। तो इसका जो भी बी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका सही हो जाएगा दोस्तों। इसके बारे में दोस्तों पता है कि लोकल वेरिएबल वह वेरिएबल होता है जिसे किसी फंक्शन के अंदर घोषित किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। इसे केवल उसी फंक्शन के अंदर उपयोग किया जाता है दोस्तों जहां हमने डिक्लेयर किया, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। फंक्शन के बाहर इसे हम यूज नहीं कर सकते, इसके बारे में पता है दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखो ये फंक्शन आपने डिक्लेयर कर दिया, फंक्शन आपका डेमो फंक्शन आपने डिक्लेयर किया है दोस्तों, और देख रहे हैं आप
कि फंक्शन के अंदर ही आपने वेरिएबल टेल ले लिया है दोस्तों, तो क्या कर दिया, फंक्शन को आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया दोस्तों। ये वेरिएबल को हम मतलब इसके बाहर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि फंक्शन आपका यहाँ पे ओपन है, यहाँ क्लोज हो गया है। इसके बाहर इसे हम यूज करेंगे दोस्तों, तो ये आपका रॉन्ग बताएगा, ये आपका जो है रन नहीं होगा प्रोग्राम, इतना पता होना चाहिए दोस्तों। यहाँ यक्स केवल डेमो फंक्शन के अंदर उपलब्ध, ठीक है दोस्तों। जो आपका डेमो फंक्शन आपने लिया हुआ है, यक्स आपका डेमो फंक्शन के ही अंदर काम करेगा। डेमो के बाहर आप इसे, डेमो फंक्शन के बाहर इसे यूज करोगे दोस्तों, तो ये वर्क नहीं करेगा, इतना आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम में कहीं भी उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। ग्लोबल वेरिएबल बताया आपको कि प्रोग्राम करते टाइम कहीं भी यूज कर सकते हैं, पूरा कोडिंग में कहीं भी आप इसे यूज कर सकते हैं दोस्तों। बट दोस्तों लोकल वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, केवल वही ब्लॉक में यूज होता है जहां पे आपने इसे यूज किया होगा। इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, दोस्तों आगे क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, सीएसएस में कैलकुलेशन करने की अनुमति देने वाला फंक्शन कौन सा है। बताइए दोस्तों, हम सीएसएस में जब हमें कैलकुलेशन करना होता है, कौन सा फंक्शन हमें ये सुविधा देता है कि हम सीएसएस में कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्या दोस्तों वो कैल फंक्शन होता है, या फिर कैलकुलेटर होता है, या फिर कैलकुलेट होता है, या दोस्तों कैल होता है। बताइए दोस्तों, फंक्शन डेट अलाउ कैलकुलेशन इन सीएसएस, बताइए दोस्तों कौन सा फंक्शन होता है जो सीएसएस में हमें ये अलाउ करता है कि हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। बताइए दोस्तों, तो दोस्तों जो आपका कैल्क फंक्शन होता है, कैल्क फंक्शन हमें अलाउ करता है कि हम सीएसएस में कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमें प्लस करना है, माइनस करना है, या फिर हमें भाग करना है, निगेटिव करना है, पॉजिटिव करना, कुछ भी करना है दोस्तों, तो हम कैल्क फंक्शन का यूज करके हम सीएसएस में जाकर जो कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जैसे यहाँ पे बताया हुआ है दोस्तों कि सीएसएस में कैल फंक्शन का उपयोग विभिन्न मानव वैल्यू पर गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों सीएसएस में जो कैल फंक्शन होता है, हमें कुछ भी करना होगा, हमें प्लस करना है दोस्तों, हमें प्लस करना है, माइनस करना है दोस्तों, हमें इनटू करना है, या फिर हमें डिवीजन करना है दोस्तों। तो इन सब ऑपरेटर का यूज करके हम सीएसएस में सारा चीज कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे विड्थ में हम कैलकुलेशन करना है दोस्तों, तो ये चीजें करके कर सकते हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में एलिमेंट की चौड़ाई को बताने के लिए 100 पिक्सल होती है। ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए कैल जो फंक्शन होता है वो सीएसएस में हमें अलाउ करता है कि हम कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं दोस्तों। कैलकुलेटर वगैरह दोस्तों, ये जो आप कैलकुलेटर है, ये आप कैलकुलेट है दोस्तों, और ये लिखा आप कैल, ये सब आपका सीएसएस में जो मान्य नहीं होते, ये भी पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बारे में आपको आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में दिया हुआ कर्व एडजस्टमेंट का उपयोग निम्नलिखित में से किसे नियंत्रित करने के लिए किया। बताइए दोस्तों, जब जो कर्व एडजस्टमेंट का यूज हम किस लिए करते हैं, क्या वो इमेज को एक्सपोजर करने के लिए करते हैं, इमेज को बढ़ाने के लिए करते हैं, या फिर इमेज का जो शेप्स वगैरह को चेंज करने के लिए करते हैं, या दोस्तों इमेज का डायरेक्शन वगैरह चेंज करने के लिए करते हैं दोस्तों, बताइए। या फिर ऑल द अबव, बताइए दोस्तों, हम कर्व एडजस्टमेंट का यूज हम किस लिए करते हैं, क्या इमेज को एक्सपोजर करने के लिए करते हैं, या फिर इमेज का शेप जो होता है उसे बढ़ाने के लिए करते हैं, या फिर इमेज का डायरेक्शन वगैरह चेंज करने के लिए करते हैं। बताइए दोस्तों किस लिए करते हैं दोस्तों। आपका इमेज को एक्सपोजर होता है दोस्तों, इमेज को बढ़ाने के लिए, इमेज का साइज वगैरह बढ़ाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, कर्व एडजस्टमेंट का यूज करते हैं दोस्तों। ये चीज आपको पता होना चाहिए। और आपने जब फोटोशॉप पढ़ा होगा दोस्तों, सेकंड पेपर में पढ़ाया गया होगा, तो इसको बारे में आपको बताया गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो पता होना चाहिए द कर्व एडजस्टमेंट इज यूज टू कंट्रोल द। ठीक है दोस्तों, तो कर्व एडजस्टमेंट का यूज क्या कंट्रोल करने के लिए होता है दोस्तों, तो एक्सपोजर
इन द इमेज का जो आपका एक्सपोजर होता है उसे कंट्रोल करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कर्व एडजस्टमेंट। एक इमेज एडिटिंग टूल्स होता है जिसका उपयोग इमेज की ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए दोस्तों करते हैं। अब आपका दोस्तों कंट्रास्ट बढ़ाने के लिए करते हैं। एक्सपोजर और टोटल रेंज को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों। तो कर्व एडजस्टमेंट एक आपका इमेजिंग एडिटिंग टूल्स होता है जो फोटोशॉप में आपको देखने को मिलता है। इसका यूज करके हम ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ा सकते हैं। इतना दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसमें जो पहला ऑप्शन है एक्सपोजर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है दोस्तों। इमेज शेप को नहीं कंट्रोल करता है ये, ना आपको इमेज का जो डायरेक्शन वगैरह जो आपका इमेज डायरेक्शन वगैरह होता है ना उसे बदलने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है दोस्तों। कर्व टूल्स का यूज क्या क्या ब्राइटनेस के लिए होता है, कंट्रास्ट के लिए होता है, एक्सपोजर एडजस्टमेंट करने के लिए होता है, ना कि डायरेक्शन बदलने के लिए होता है दोस्तों। इसका डायरेक्शन बदलने के लिए रोटेट टूल्स का यूज किया, साइज टूल्स का यूज जो इमेज को साइज और शेप्स को बदलने के लिए किया जाता है। ये चीज के बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें ऑप्शन दिया हुआ है HTML में सभी टैग कैसे होते हैं बताइए दोस्तों। HTML का जो टैग होता है वो किस तरह होता है, क्या वो नॉन केस सेंसिटिव होता है, क्या नॉन केस सेंसिटिव होता है, या लोअर केस होता है, या फिर अपर केस होता है, या केस सेंसिटिव होता है बताइए दोस्तों। ऑल द टैग प्रेजेंट इन HTML आर। बताइए दोस्तों HTML टैग किस तरह होता है, नो केस सेंसिटिव होता है, लोअर केस होता है, या अपर केस होता है दोस्तों, या फिर दोस्तों केस सेंसिटिव होता है। बताया दोस्तों केस सेंसिटिव दोस्तों नहीं होता है दोस्तों। ये क्या होता है, नॉन केस सेंसिटिव होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन मतलब दोस्तों ये कहना चाह रहा है केस सेंसिटिव मतलब दोस्तों ये होता है, केस सेंसिटिव मतलब ये होता है दोस्तों कि जब हम कोई भी HTML में कोडिंग करते हैं दोस्तों, चाहे उसे हम अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें दोस्तों, वो बात एक ही होगी। आपका जो कोड है वो रॉन्ग नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों इसे हम नॉट केस सेंसिटिव बोलते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों आपका पाइथन वगैरह होता है, सी लैंग्वेज वगैरह दोस्तों होता है दोस्तों होता है। कैपिटल में अलग मीनिंग होती है लिखने पर और स्मॉल में लिखने पर उसकी अलग मीनिंग होती है। बट दोस्तों HTML में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। जब आप HTML में चाहे HTML कैपिटल में लिखेंगे तब भी वही मतलब होगा, और चाहे आप स्मॉल में लिखेंगे तब भी वही मतलब होगा दोस्तों। ये चीज आपको पता होना चाहिए। HTML टैग केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, अर्थात आप टैग को अपर केस में लिख सकते हैं, लोअर केस में लिख सकते हैं, या फिर दोस्तों आप मिक्स्ड कर सकते हैं, लोअर भी कर सकते हैं और साथ में स्मॉल भी लिख सकते हैं दोस्तों। ये चीजें ब्राउजर उसे समान रूप से समझता है। ठीक है दोस्तों। उसे आप आसानी से रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम देखने को आपने देखा। यहाँ पूरा स्मॉल में वो कैपिटल में लिखा हुआ सारा चीज दोस्तों, और यहाँ पे सारा चीज आपका स्मॉल में लिखा हुआ दोस्तों। दोनों आपका जो रिजल्ट होगा दोनों रिजल्ट आपका सेम होगा दोस्तों। ये चीजें पता होना चाहिए। HTML टैग नॉट सेंसिटिव होता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक आगे और दिया हुआ XHTML जो होता है दोस्तों उसका टैग आपका केस सेंसिटिव होता है, जो एक्सटर्नल मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैक इन डेवलपमेंट के लिए उपयोग की जाती है। तो कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है जिसका यूज बैक इन डेवलपमेंट के लिए किया जाता है दोस्तों पता होना चाहिए कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होता है दोस्तों उसका यूज हम दो तरह से करते हैं दोस्तों। एक आपका जैसे कि आपका जब भी जैसे आपने ये आपका वेब पेज जब आप HTML बनाते हो दोस्तों, तो जब आप कुछ भी कोड करते हो दोस्तों तो ये आपको ऊपर यहाँ सामने दिखता है। ठीक है दोस्तों। जो आपका सामने यहाँ पे ऊपर कोड जब आप कोई
जब भी आप कोई कोड लिखते हो दोस्तों, तो वो आपका क्या होता है, सामने जो भी ना आप टैग यूज करते हो, टेबल लिखती है दोस्तों, तो देखा होगा कि वो आपको सामने दिखता रहता है दोस्तों। पर दोस्तों कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसे होते हैं दोस्तों जिसका यूज होता है दोस्तों बैकएंड के लिए दोस्तों, जो आपको दिखता नहीं है दोस्तों। जो क्या होता है, जो आपको दिखता नहीं दोस्तों, वो क्या होता है, वो वेबसाइट के पीछे होता है दोस्तों। जैसे उसका यूज हम करते हैं दोस्तों, जैसे कि आपको सर्वर बनाने के लिए करते हैं या सर्वर को मेंटेन करने के लिए करते हैं दोस्तों, तो ऐसा लैंग्वेज को हम बोलते हैं बैक एंड लैंग्वेज बोलते हैं दोस्तों, जिसका यूज होता है वेबसाइट के पीछे किया जाता है। जैसे हमने बताया सर्वर वगैरह बनाने के लिए हम बैक एंड लैंग्वेज का यूज करते हैं। और दोस्तों जैसे HTML, ये तो बैक एंड नहीं है दोस्तों, ये फ्रंट एंड होता है, क्योंकि जो हम कोड लिखते हैं दोस्तों उसका हमें सामने आउटपुट दिखता रहता है। आप टेबल देखते हो दोस्तों, टेबल बन के आता है। आप लिस्टिंग करते हैं दोस्तों, लिस्टिंग बन के आता है। आप फॉर्म डिजाइनिंग करते हैं दोस्तों, फॉर्म बन के सेकंड लैंग्वेज होता है। जैसे हमने आपको इसका कोड आपको दिखेगा नहीं, वो वेबसाइट के पीछे होता है जहाँ पे डाटा वगैरह सेव होता है। उसे बनाने के लिए हम बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। इसके पता होना चाहिए दोस्तों। दोस्तों ये जो आपका सी हैज होता है दोस्तों, सी हैज एक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों। आपका रूबी वाला दोस्तों ये भी बैक एंड होता है। और जो लिखा दोस्तों एक गोलैंग, ये भी दोस्तों क्या होता है, ये सारे जो लैंग्वेज होते हैं दोस्तों बैक एंड लैंग्वेज होते हैं, जिसका यूज बैक एंड सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है दोस्तों। इसमें क्या होगा दोस्तों, ये ऑल द एबव, इसमें सारे ऑप्शन सही होंगे, इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। जैसे लिखा हुआ सभी दिए गए विकल्प में बैक इन डेवलपमेंट का उपयोग होता है। ठीक है जैसे दोस्तों जितने भी ऑप्शन वहां पे दिए हुए हैं दोस्तों, सभी का यूज बैक एंड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है दोस्तों। सी हैज ASP.NET फ्रेमवर्क के साथ वेब एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए किया। ठीक दोस्तों, तो सी हैज का ASP.NET फ्रेमवर्क के साथ वेब एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए, डेवलप करने के लिए किया जाता है दोस्तों। रूबी विशेष रूप से दोस्तों रूबी ऑन रेल्स फ्रेमवर्क में है दोस्तों, ये पता होना चाहिए। गोलैंग हाई परफॉर्मेंस सर्वर और वेब सेवाओं के लिए इसका यूज किया जाता है दोस्तों। पता होना दोस्तों फ्रंट एंड लैंग्वेज कौन कौन सा होता है दोस्तों, आपका HTML है, आपका CSS है, आपका जावा स्क्रिप्ट होता है दोस्तों। जब इसका आप कोड आप करते हो तो इसका जो आउटपुट है आपको सामने देखने को मिलता है। बट दोस्तों आपका सी हैज होता है, रूबी वगैरह होता है, गोलैंग होता है, PHP होते हैं, पाइथन वगैरह का दोस्तों, पाइथन का यूज भी दोस्तों बैकएंड के लिए भी करते हैं। जावा होता है, Node.js वगैरह, ये ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है दोस्तों जिसका यूज बैकएंड डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में क्वेश्चन दिया हुआ है, CSS में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। बताइए दोस्तों CSS में ऐसा कौन सा एट्रीब्यूट है या प्रॉपर्टीज है जिसका यूज हम बैकग्राउंड में कलर वगैरह चेंज करने के लिए, बदलने के लिए करते हैं। बताइए दोस्तों, क्या वो क्या हम बीजी कलर का यूज करते हैं क्या CSS में बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए? क्या कलर बीजी का यूज करते हैं? क्या कलर बैकग्राउंड को कलर चेंज करने के लिए, या बीजी कलर दोस्तों या बैकग्राउंड कलर का यूज करते हैं? बताइए दोस्तों, आपने सेकंड पेपर में CSS वगैरह पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपको बैकग्राउंड के बारे में बताया गया होगा दोस्तों ये जो आपका बैकग्राउंड कलर होता है, इसका यूज हम करते हैं, क्या करते हैं, CSS में बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है। पता होना चाहिए दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ CSS में किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर बदलने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज का उपयोग किया जाता है। पता होना चाहिए दोस्तों, हमें CSS में बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। जैसे दोस्तों हमें कलर चेंज करना है पैराग्राफ में, पैराग्राफ आपने कहीं लिखा होगा, पैराग्राफ में आप कलर चेंज करना है दोस्तों, तो बी लिख कर लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, और आपको जो कलर देना बैकग्राउंड में उसका आप नाम लिख देंगे, वो कलर आपका हो गया। तो दोस्तों यहाँ बताया गया CSS कोड पैराग्राफ
का बैकग्राउंड हमें कलर क्या करना है, हमें येलो करना है, तो आपका वो हो जाएगा दोस्तों। बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए किया जाता है दोस्तों। कलर का यूज हम क्या करते हैं दोस्तों, आपने HTML में देखा होगा, कलर लिखने के बाद जो टेक्स्ट का कलर होता है वो चेंज होता है दोस्तों। और बीजी कलर का दोस्तों यूज पता है दोस्तों कि HTML का जो पुराना वर्जन होता है दोस्तों, उसमें इसका यूज होता था। नए वर्जन में दोस्तों, पुराने वर्जन में इसका यूज होता है दोस्तों, बट जो आपका सीएसएस वगैरह होता है उसमें इसका यूज नहीं होता, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, निम्नलिखित में से कौन W3 कंटेनर वर्ग में संबंधित नहीं। बताइए दोस्तों, W3 कंटेनर जो क्लास होता है दोस्तों, कौन सा टैग होता है दोस्तों जो उसमें आपको उसमें जुड़ा हुआ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द W3 CSS कंटेनर क्लास। बताइए दोस्तों, W3 CSS कंटेनर क्लास में ऐसा कौन सा एलिमेंट टैग होते हैं जो बिलोंग नहीं करता है। बताइए दोस्तों आपने सेक्शन का भी W3 CSS में दोस्तों W3 CSS जो आपने पढ़ा होगा, तो जो है W3 CSS जब कंटेनर आपने क्लास पढ़ा होगा दोस्तों, तो ये आपका जो सिलेक्शन वाला हो तो दोस्तों ये भी आपने देखा होगा। ब्लैक कोड को दोस्तों आपने देखा होगा, हेडर वगैरह भी देखा होगा दोस्तों, लेकिन आपको गेट का यूज आपने नहीं देखा होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों गेट का यूज जावा वगैरह में इसका यूज हम वैल्यू को कॉल करने के लिए करते हैं, इतना पता होना चाहिए दोस्तों। तो गेट यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है, गेट क्लास W3 CSS में कंटेनर क्लास में देखने को नहीं मिलता है, बाकी जो ऑप्शन है वो देखने को हमें मिलता है, इतना आपको पता होना चाहिए दोस्तों। W3 CSS में W3 कंटेनर क्लास को कई HTML एलिमेंट जैसे सेक्शन दोस्तों दे सकते हैं। सेक्शन होता है दोस्तों, आप हेडर होता है दोस्तों, आप फुटर होता है दोस्तों, आपका आर्टिकल होता है, DIV होता है दोस्तों ब्लैक कोड के साथ दोस्तों। इसका सब आपको ये सब कंटेनर W3 CSS में देखने को मिलते हैं। पर दोस्तों गेट जो आपका गेट वाला है, कोई आपका HTML एलिमेंट नहीं है दोस्तों, ना ये आपका W3 CSS से भी आपका कंटेनर से ये रिलेटेड, ठीक है दोस्तों, पता होना चाहिए। तो वैलिड दोस्तों ये आपका सेक्शन है, ये भी मैन होता है, हेडर वगैरह ये आपका है, बट दोस्तों ये जो लिखा हुआ है गेट ये कोई भी आपका कंटेनर टैग नहीं, इतना पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। W3 CSS बॉर्डर W3 CSS टेबल के लिए उपयोग की जाने वाली एक क्लास कौन सा। बताइए दोस्तों, W3 जो बॉर्डर है दोस्तों, W3 CSS टेबल के लिए उपयोग की जाने वाली एक क्लास है दोस्तों, जो क्या परिभाषित करती है। बताइए दोस्तों, उसे क्या परिभाषित होता है। जब हम टेबल वगैरह बनाते हैं दोस्तों, और जब हम W3 बॉर्डर लिखते हैं दोस्तों, तो उससे कैसा बॉर्डर बनता है, बॉर्डर लाइन बॉर्डर बन के आता है दोस्तों, या बॉर्डर टेबल आता है, या दोस्तों डैश लाइन बन के आता है। बताइए दोस्तों कैसा होता है दोस्तों। तो दोस्तों जो आपका ये बॉर्डर लाइन होता है दोस्तों, ये बन के आता है, पता होना चाहिए दोस्तों क्या होता है दोस्तों। ये जो आपका बॉर्डर टेबल बन के आता है दोस्तों, बॉर्डर लाइन बन के नहीं आता है, सॉरी दोस्तों, इसके बारे में पता होना चाहिए। W3 बॉर्डर W3 क्लास एक ही क्लास है जो किसी एलिमेंट या टेबल के चारों ओर बॉर्डर दोस्तों दिया जाता है। जैसे दोस्तों हमें बॉर्डर देना होगा तो टेबल के अंदर लिखेंगे क्लास, लेकिन W3 बॉर्डर लिख देंगे, W3 लिख देंगे W3 बॉर्डर दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वहां बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि टेबल के चारों ओर बॉर्डर दिखाई देगा, पता होना चाहिए दोस्तों। W3 बॉर्डर जोड़ने के लिए होता है दोस्तों। W3 बॉर्डर टेबल के सभी रो कॉल्स को बॉर्डर जोड़ता है दोस्तों। सभी में दोस्तों बॉर्डर यहाँ देने से दोस्तों ये ओनली टेबल में बॉर्डर आएगा दोस्तों, बट यहाँ बॉर्डर दोगे दोस्तों तो रो में भी आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा, कॉलम में बॉर्डर देखने को मिलेगा दोस्तों। W3 स्ट्रिप जो हम लिखेंगे दोस्तों, इससे क्या अल्टरनेटिव रो कलर वगैरह आप कोई भी कलर वगैरह देखने को मिल जाएगा जब W3 स्ट्रिप का यूज करते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से ब्राउजर है। बताइए दोस्तों, कौन सा ऐसा वेब ब्राउजर है दोस्तों आपका वो फ्री वेब ब्राउजर है दोस्तों। ये जो आपका ओपेरा, ये भी दोस्तों फ्री आपका वेब ब्राउजर है दोस्तों।
मोजिल्ला मोजिल्ला फायरफॉक्स, ये भी आपका दोस्तों फ्री ये भी आपका फ्री वेब ब्राउजर है दोस्तों, या आपका और ब्रेव वगैरह दोस्तों, ये तीनों जो है ब्राउजर दोस्तों क्या होते हैं, फ्री वेब ब्राउजर होते हैं दोस्तों ये। इसके लिए हमें इसे डाउनलोड जाकर आप गूगल पे कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। हमें इसे कोई पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं होता है दोस्तों। दोस्तों आपको ये पता है कि वेब ब्राउजर और आपको सर्च इंजन दोस्तों दोनों अलग अलग होते हैं दोस्तों। दोस्तों सर्च इंजन का यूज क्या होता है, सर्च इंजन में दोस्तों हम टाइप करते हैं दोस्तों, बट सर्च इंजन में कोई भी चीज हम सर्च करते हैं मतलब हम टाइप करते हैं बस दोस्तों, और दोस्तों कहाँ जाके ओपन होता है, वो जाके दोस्तों आप ब्राउजर में ओपन होता है, ये चीज पता होना चाहिए। ब्राउजर में कोई भी चीज कोई वेबसाइट ओपन होकर आता है, बट सर्च इंजन में कोई भी चीज हम वहां पे टाइप करते हैं, ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे में दिया हुआ दोस्तों कौन कौन से यहाँ पे फ्री होते हैं दोस्तों। दोस्तों जो आपका ओपेरा होता है दोस्तों, ये भी आपका फ्री वेब ब्राउजर होता है दोस्तों। मोजिल्ला फायरफॉक्स दोस्तों ये आपका ओपन सोर्स भी होता है दोस्तों, आपका फ्री होता है दोस्तों। आपको ओपन सोर्स यहाँ पे देने का दोस्तों क्या मतलब है दोस्तों, आपने फर्स्ट पेपर में लिब्रे ऑफिस वगैरह पढ़ा होगा, वहां भी देखा होगा दोस्तों कि आपका जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर होता है वो भी आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। दोस्तों ओपन सोर्स मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस कोडिंग से आपको उसे बनाया गया होगा उसका कोड फ्री होता है, उसमें जाकर आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जाकर चेंजिंग कर सकते हैं। वही कहना चाह रहा है कि ये ओपन सोर्स भी होता है दोस्तों और ये आपका फ्री भी होता है, इसलिए पता होना चाहिए। ओपन सोर्स मतलब ये होता है कि जिस कोड से कोई भी सॉफ्टवेयर बनाया गया है दोस्तों, वो सोर्स जो कोड है वो फ्री है, आपको चेंज करना आता है, आप करना आता है, जाके आप उसमें कुछ चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। प्राइवेसी दोस्तों ब्रेव में क्या दोस्तों खासियत होता है, प्राइवेसी फोकस करता है दोस्तों, फ्री होता है दोस्तों, ठीक है। प्राइवेसी ज्यादा थोड़ा इसमें होता है, ये थोड़ा सा आपका ओपन सोर्स होता है मोजिल्ला फायरफॉक्स, और थोड़ा आपका फ्री होता है दोस्तों। और उसमें क्या क्या दोस्तों ब्राउजर दोस्तों, आपको गूगल क्रोम भी गूगल क्रोम ये भी आपका ब्राउजर होता है दोस्तों। मोजिल्ला फायरफॉक्स आपने देखा ही ब्राउजर होता है दोस्तों, आपने ओपेरा को भी आपने देखा, ये भी आपका फ्री होता है। आप ब्रेव भी देखा दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एडोज वगैरह भी आपने देखा होगा दोस्तों। ये सारे क्या होते हैं, ये सारे आपका वेब ब्राउजर होते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे में दोस्तों एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस सेलेक्टर का उपयोग इन एलिमेंट को चुनने के लिए किया जाता है, वैल्यू किसी मान को समाप्त करता है। ये दोस्तों कौन सा सेलेक्टर दोस्तों, कौन सेलेक्टर का उपयोग हम जो है वैल्यू को देने के लिए करते हैं, वैल्यू को लेने के लिए देने के लिए करते हैं। वैल्यू आपका मतलब वैल्यू खत्म होने वाला है, बताइए दोस्तों क्या एट्रीब्यूट वैल्यू का यूज करते हैं दोस्तों, या फिर एट्रीब्यूट डॉलर वगैरह या आपका लगा होता है दोस्तों, या फिर डॉलर आगे लगा होता है, या फिर एट्रीब्यूट में आपने ये देखने को मिलता है। तो ये दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग सेलेक्टर इज यूज्ड टू सेलेक्ट एलिमेंट whose attribute value end with a specified value। बताइए दोस्तों कि कौन सा ऐसा सेलेक्टर होता है दोस्तों जिसका यूज होता है वैल्यू को सिलेक्ट करने के लिए, जो लास्ट वैल्यू है जो स्पेसिफाई वैल्यू है। तो ये दोस्तों जो है आपका दोस्तों, ये जो आपका जो है जो भी ऑप्शन होता है दोस्तों एट्रीब्यूट, जो दोस्तों ये आपका डॉलर लगा होता है दोस्तों, ये आपको आपका सी वाला ऑप्शन होता है दोस्तों लास्ट वाला, कि जो ये आपका लगा होता है डॉलर लास्ट में लगा होता है दोस्तों, ये वाला इसका ऑप्शन होगा। सीएसएस में डॉलर का उपयोग उन एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है जिनकी एट्रीब्यूट वैल्यू किसी विशेष शब्द या अक्षर समाप्त होने पर होती है, ठीक है दोस्तों। तो डॉलर का जो ये आपका डॉलर का साइन दोस्तों देखने को मिलता है दोस्तों, इसका यूज एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है तो जिनकी एट्रीब्यूट वैल्यू किसी विशेष शब्द या अक्षर समाप्त एंड होती है, पता होना चाहिए दोस्तों। जैसे ये आपको लिखना है, पीडीएफ वगैरह खोलना है दोस्तों, ये चीज कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों,
आगे में दिया दोस्तों दिस। दोस्तों दिस क्या होता है दोस्तों? दिस क्या है? एक कीवर्ड है दोस्तों, या फंक्शन है, या दोस्तों रिफ्लेक्शन वगैरह स्टेटमेंट है, या फिर डाटा टाइप है दोस्तों। दोस्तों तो दिस दोस्तों एक कीवर्ड होता है दोस्तों। आपने जावा स्क्रिप्ट पढ़ा होगा दोस्तों, आपने कीवर्ड वगैरह के बारे में दोस्तों आप जानते होंगे। आप पाइथन पढ़े होंगे तो वहां भी आपको जो है कीवर्ड के बारे में देखने को मिलता हो दोस्तों। दोस्तों कीवर्ड क्या होता है दोस्तों? आप जानते हैं कीवर्ड एक फिक्स वैल्यू होता है दोस्तों। कीवर्ड का यूज हम, जैसे कीवर्ड आपको दिस है दोस्तों, तो दिस का यूज हम वेरिएबल में नहीं कर सकते हैं दोस्तों। दिस का यूज जिस काम के लिए बनाया होगा, जिस काम के लिए बनाया गया होगा दोस्तों, उसी काम के लिए इसका यूज होगा। अदर जगह इसका यूज हम नहीं कर सकते। ये चीज आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे में यहाँ देखते हो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस जावा स्क्रिप्ट में कीवर्ड होता है जो जो करंट ऑब्जेक्ट को संदर्भित करता है। पता होना चाहिए दोस्तों। आपने लिखा हो कांस्टेंट पर्सन लिखा हुआ है, आपने यहाँ नेम दे दिया दोस्तों, आपने इसके अंदर जो फंक्शन वगैरह दोस्तों आप दे दिया दोस्तों। तो ये जो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ दिस नेम वर्तमान ऑब्जेक्ट की वर्तमान जो भी प्रेजेंट टाइम में नेम प्रॉपर्टीज को संदर्भित करता है दोस्तों। पता होना चाहिए दोस्तों, एक कीवर्ड होता है, ना ये फंक्शन होता है दोस्तों, ना आप डाटा टाइप है, ना ये फंक्शन वगैरह होता है। चीजें पता होना चाहिए दोस्तों, इतना होना चाहिए दोस्तों। मेरे पास इतना सारे क्वेश्चन दोस्तों हमने कराया दोस्तों। दोस्तों आपको क्लास पसंद आई है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों आपको बस एक काम करना है दोस्तों, तो आपको वीडियो को लाइक करना है दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है, और दोस्तों आपको चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और दोस्तों आपको जो क्वेश्चन ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दोस्तों इसका पीडीएफ आपको कमेंट सेक्शन में हम पिन करा देंगे, नया आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।